हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 24। इससे पहले इस कहानी के 23 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब तक आप सबने पढ़ा था नील ने देखते ही देखते पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी थी। अवनी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस एक कमरा, एक रसोई और एक छोटा सा आंगन था। बस इतना ही बड़ा था अवनी का घर। और पूरा घर साफ करने के बाद नील भी बहुत ही प्यार से अवनी के पास आता है और बोलता है कि टीचर जी, आप नहाएंगे क्या। ये सुनकर तो अब अवनी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो हैरानी से नील की तरफ घूरने लगती है। तो आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। नील ने भी अपने माथे पर अपनी हथेली मार ली और बोला कि सॉरी टीचर जी, वो ये सब मैंने माँ से सीखा है ना। जब भी हम बचपन में बीमार पड़ते थे ना, तो फिर मेरी माँ भी हमारा ऐसे ही ख्याल रखती थी। अवनी भी बहुत ही धीरे से बोलती है कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओगे। यह सुनकर तो नील भी एकदम से सुन्न होकर खड़ा रहता है। नील संध्या के सामने खड़ा था और संध्या जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील को देख रही थी। नील ने भी गर्दन झुकाकर कहा कि माँ अचानक से पसंद आ गई, मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया, तो फिर मैं उसे कैसे मिलवाता। और संध्या गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है कि शर्म नहीं आती है मुझसे छुपाते हुए तुझे। मैं कब से इंतजार में बैठी थी कि कब मेरा नील बहू लेकर आएगा और मुझे भी आराम मिलेगा, मगर मेरे नील ने तो प्यार भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। नील बोलता है कि माँ समझने की कोशिश करो ना आप प्लीज़, उसे पता ही नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा अमीर हूँ। इतने में ही चंद्रकला ने भी खींचकर एक थप्पड़ नील के गाल पर जड़ दिया। नील ने भी आंखें फाड़कर अब चंद्रकला की तरफ देखा और फिर गुस्से में बोलता है कि चंद्रकला, अब से ज़्यादा हो रहा है आपका। आप बहुत ज़्यादा मारने लगी हो मुझे, बहुत गलत बात है। जवान बेटे पर ऐसे हाथ नहीं उठाते हैं। चंद्रकला ने भी अपना पल्लू को अपने कमर पर टाँका और बोलती है कि जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाऊंगी, जवान बेटे पर अब लठ उठाऊंगी, लठ। इतना कहकर उसने भी पास रखा हुआ एक बड़ा सा डंडा उठा लिया और बोलती है कि तेरी माँ तो तुझे ऐसे ही डांट कर छोड़ देगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, समझा तूने अभी हमें समझ के क्या रखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्यार करने की। अरे प्यार किया तो कि हमसे मिलवाया भी नहीं तूने उसे। आने दे तेरी बीवी को, उसे भी मैंने सास बहू का नाटक ना दिखाया ना, तो फिर मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। बस आने दे तू अपनी बीवी को, फिर देखना कैसे रूप दिखाती हूँ अपना। तो नील भी हैरानी से चंद्रकला की तरफ देख रहा था और इतने में ही अवनी की आवाज़ फिर से आती है, सुनो मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना कि अपनी फैमिली से कब मिलवाओगे, तो मिलवाओगे भी या फिर नहीं। ये सुनकर तो नील भी जल्दी से अपने होश में वापस आया। वो अपने ख्यालों से वापस आता है क्योंकि वो सपना देख रहा था कि अगर उसकी माँ और दादी को अवनी के बारे में गलती से भी पता चल गया तो फिर वो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगी। नील ने भी 99 डिग्री में अपनी मुंडी घुमाई और फिर अवनी की तरफ हैरानी से देखकर बोलता है कि अरे वो टीचर जी, अभी नहीं मिलवा सकता हूँ ना मैं आपको अपनी फैमिली से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना तभी, लेकिन जब भी आप ठीक हो जाओगी ना तो फिर पक्का मैं आपको अपनी फैमिली से ज़रूर मिलवाने चलूँगा, ज़रूर मिलवाऊंगा अपनी फैमिली से। अवनी बोलती है कि अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे पापा के समोसे की दुकान है कहाँ पर, मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना। ये सुनकर तो अब नील भी एकदम से बेहोश होते होते बचा। अवनी बोलती है कि तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो नील ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि टीचर जी, दुकान तो यहीं पर है या फैक्ट्री के बाहर ही, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। अवनी भी हैरानी से नील की तरफ देख रही थी और वो भी अब अपनी सोच में डूब रही थी। फिर वो मन ही मन बोलती है कि मैंने तो फैक्ट्री के बाहर कोई भी समोसे की दुकान ही नहीं देखी है। फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि मैंने ही ध्यान ना दिया, वहाँ पर समोसे की दुकान हो नील के पापा की। फिर वो नील की तरफ देखकर बोलती है कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है समोसे की दुकान पर, लेकिन अब मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तो ठीक है, तुम्हारे पापा की दुकान पर समोसे खाने के लिए जरूर चलेंगे। तो नील ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसके जहन में फिर से एक बार सीन दौड़ गया था। वो फिर से अपने ख्यालों में चला गया जहाँ उसके पापा समोसे तल रहे थे और उसके दादाजी समोसे को पैक कर रहे थे और उसके भाई जो बर्तन धो रहे थे और दादी और संध्या जो दोनों ही ग्राहक बने कर समोसे खा रही थी। और वो दो एकदम से झटक जाता है। नील मन ही मन बोलता है कि यार यार नील, तेरी लव स्टोरी तुझे बहुत ही ज़्यादा पिटवाएगी। तो नील भी अब अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। नील ने फ़ोन चेक किया तो उसमें रुद्र का मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अब कैसी हैं भाभी, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ जाऊं। तो नील ने भी रिप्लाई किया कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है। अब नील बहुत ही देर तक रुद्र के सवालों के ऐसे ही जवाब देता रहता है और अवनी जो नील की पीठ को देख रही थी और फिर वो एकदम से बोलती है कि सुनो
सुनो। तो नील ने भी जल्दी से अपना मोबाइल जेब में रखा और एकदम से पलट कर बोलता है कि हाँ, हाँ जी टीचर जी बताइए। तो अवनी बोलती है कि तुम अब अपने घर चले जाओ, तुम्हारी फैमिली इंतजार कर रही होगी ना, क्योंकि तुम बहुत टाइम से मेरे साथ में ही हो। नील बोलता है कि चला जाऊंगा, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना अभी। तो अवनी ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ, तुम्हें अपने घर भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम पिछले 2 दिनों से यहीं पर रह रहे हो, कल रात से मेरे साथ ही हो तुम, चले जाओ अब तुम। तो नील बोलता है कि टीचर जी गलत मत समझना, लेकिन अगर आप नहाना चाहती हैं तो मैं पानी गर्म कर देता हूँ आपके लिए। अवनी ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, कर दो गर्म पानी। जल्दी से बाथरूम में नील गया और फिर अवनी के बाथरूम में कोई भी गीजर नहीं था। वो बाहर आता है और सीधा किचन में चला जाता है और फिर उसने भी एक बड़े से भगोने में अवनी के लिए गैस पर ही पानी गर्म किया और फिर उसे ले जाकर बाथरूम में रख दिया और बाल्टी को एकदम से उड़ेल दिया और फिर बाहर आकर बोलता है कि टीचर जी पानी एकदम से गर्म नहीं है, जाकर नहा लीजिए आप, मैंने ठंडा पानी मिला दिया है। तो नील अभी इतना बोलता है तो अवनी ने भी नील की तरफ ही देख रही थी और फिर मुस्कुरा कर बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। नील फिर से हल्का हल्का शर्माने लगता है, लेकिन इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं थी। नील सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और फिर उसने अवनी से थोड़ा सा झूठ ही तो बोला था कि उसके पापा समोसे बेचते हैं और फिर बोलता है कि थैंक यू टीचर जी, जब आप मेरी तारीफ करती हो ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना कहकर वो एक बार फिर से एकदम से शर्मा जाता है। तो वहीं अवनी के चेहरे पर भी अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब नील की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और फिर अवनी भी अपने बेड से उठती है और अलमारी में से कुछ कपड़े निकालकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही नील फिर से बिना म्यूजिक के ही डांस करने लगता है और अपने हाथ पैर को जोर जोर से चलाने लगता है और बोलता है कि बस बस नील, ऐसे ही अपनी टीचर जी का तुझे अच्छे से ख्याल रखना है और फिर देखना वो कैसे तेरे प्यार के तालाब में डुबकी लगाती हैं। हे भगवान, जब मैं उसे सच बताऊंगा ना तो फिर बस उस सिचुएशन को वो संभाल लेना आप, क्योंकि मेरी टीचर जी बिल्कुल गुस्सा ना करे। थोड़ी ही देर के बाद अवनी भी अब अपने बालों को पोंछती हुई बाहर आती है और नील की नज़र अवनी पर ही टिकी हुई थी। वहीं अवनी भी नील को ही देखे जा रही थी और अब तो अवनी के दिल में भी नील के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स आ गई थी और वो भी अब बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट करना चाहती थी। कुछ देर तक तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी अवनी ने भी अपनी नज़रें हटाकर कहा कि सुनो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तो तुम अब अपने घर जाओ। तो नील बोलता है कि पक्का टीचर जी, मैं चला जाऊँ? अगर आप कहेंगे तो मैं आपके कपड़े भी धो दूंगा और यहाँ पर आज भी रुक सकता हूँ। अवनी हैरानी से नील की तरफ देख रही थी और नील सच में कितना ज़्यादा इनोसेंट था। नील बोलता है कि ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे टीचर जी, मैं अपने कपड़े भी तो धोता हूँ ना, तो फिर आपके भी धो दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवनी ने हंसकर बोला कि नील, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी ना, सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश रहेगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम ना किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हो और बहुत ही अच्छे से सारे काम करते हो। नील बोलता है कि टीचर जी पता नहीं मेरी शादी कब होगी और किससे होगी। इतना कहकर वो फिर से शर्मा जाता है और अवनी तो बस अब नील को ही शर्माता हुआ देख रही थी। उसे नील का शर्माना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, मगर फिर वो धीरे से बोलती है कि अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, तुम चले जाओ अपने घर, क्योंकि वहाँ पर भी सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अवनी के घर से निकल गया। फिर उसने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर आसपास के लोगों को देखा और फिर आंख मार दी। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और नील धीरे धीरे कदमों से वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अवनी के मोहल्ले में रहने वाला एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है कि यार, मानना पड़ेगा, बिल्कुल संजय साहब पर ही गए हैं, बिल्कुल संजय साहब पर गए हैं छोटे मालिक, कितने अच्छे हैं और कितने ज़्यादा शरीफ भी हैं और कितने सभ्य भी हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि हाँ हाँ, देखो ना, अवनी बिटिया को पटाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं अवनी बिटिया की। कोई कह भी नहीं सकता है कि ये इतने बड़े एम्पायर का मालिक होने के बाद एक छोटी सी लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो वहीं नील, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो अब जा ही नहीं रही थी, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो भी अब सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर उसने देखा तो इस वक्त घर में कोई भी नहीं था, सबके सब ऑफिस जा चुके थे, बस दादाजी ही थे जो कि किचन में फिर से खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार कभी चम्मचे को उठाते तो कभी भगोने को उठाते। तो नील ने भी अब सीधा किचन की तरफ देखा और कहा कि हाँ हाँ दादाजी, सीख लीजिए, खासकर समोसे बनाना तो सीख ही लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपका ये ट्रिक, आने वाले टाइम में काम जरूर आएगा आपका समोसे बनाने। तो दादाजी ने भी पलट कर नील की तरफ घूर कर देखा और बोला कि कहाँ था तू कल रात से,
नील ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अपने एक दोस्त के पास गया था। खैर छोड़िए, मैं नहाकर ऑफिस जा रहा हूँ दादाजी। नील भी अब अपनी बात को बोलकर वहाँ से चला गया और फिर दादाजी फिर से किचन में खाना बनाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मजाल थी कि दादाजी से कुछ भी बन जाए। दादाजी तो एक बार पानी तक नहीं गर्म कर पा रहे थे। पिछले कितने ही सालों से वो खाना बनाने की हर रोज कोशिश करते थे। वो हर रोज किचन में जाते थे और कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते थे, मगर आज तक उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आया था। तो वहीं दूसरी तरफ नील भी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस चला गया था और जब वो ऑफिस आया तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। नील ने रुद्र का कैबिन खोला और बोला कि हुआ कुछ। तो रुद्र की उंगलियां अभी लैपटॉप पर ही लगातार चल रही थी और उसकी आंखें भी उसी पर गड़ी हुई थी। वो बोलता है कि हाँ, आज प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसने भी एक बड़े से एनवेलप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने तेरे कपड़े मंगवा दिए हैं, अच्छे से तैयार हो जा। तो नील बोलता है कि और तू तू नहीं तैयार होगा क्या? तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे हाँ हाँ, मैं भी तैयार होऊंगा। पहले तू तो जा, तैयार हो जा, तेरे बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगा। तो नील ने भी अब हल्की सी मुस्कुराहट पास करी और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उस पैकेट को लेकर रुद्र के कैबिन के अटैच बाथरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में नील भी सरदार जी का गेटअप लेकर बाहर आ जाता है। रुद्र की आंखें तो अभी नील पर ही टिक गई थी। वो तो हैरानी से अभी नील को ही देखे जा रहा था। नील ने भी अब अपनी दाढ़ी ठीक करते हुए कहा कि पहचान में तो नहीं आ रहा हूँ ना मैं? कोई पहचान तो नहीं पाएगा मुझे? रुद्र ने हैरानी से ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू तो इनफैक्ट तुम सच में सरदार ही लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो तुम। नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी आकर चेयर पर आराम से बैठ गया और रुद्र जो कुछ बोलता उससे पहले ही कैबिन का दरवाजा एकदम से खुलता है। सामने किट्टू खड़ी हुई थी। किट्टू को वहां पर देखकर रुद्र ने भी एक बार फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर किट्टू कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि किट्टू बाद में आना, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूँ ना, इसीलिए तुम बाद में आना, जो भी तुम्हें काम है बाद में कर लेना कर। किट्टू बोलती है कि सर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, नील भैया से कह देते हैं, लेकिन वो आज ऑफिस ही नहीं आए हैं। तो नील कुछ बोलने को हुआ कि तभी रुद्र ने उसे आंखें दिखा दी, क्योंकि रुद्र नहीं चाहता था कि किट्टू को पता चल जाए कि उसके पास जो बैठा है वो उसका नील भैया ही है, इसीलिए वो उसको आंखें देखकर बार बार घूर रहा था। तो नील भी अब रुद्र के इशारे को समझ गया था और वो भी चुपचाप से वहीं पर बैठा रहता है। रुद्र ने भी अब किट्टू की तरफ देखा और कहा कि जो भी जरूरी बात है ना, वो सारी बातें कल होंगी, आज एक भी बात नहीं होगी। किट्टू बोलती है कि सर प्लीज प्लीज एक बार तो सुन लीजिए मेरी बात को। इस बार रुद्र को भी हल्का सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कड़कती हुई आवाज में तेज से बोलता है कि सुनाई कम देता है क्या तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? निकलो यहाँ से अभी के अभी। रुद्र के ऐसा बिहेव करने से नील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। किट्टू की आंखों में भी पानी आ गया था, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहा कि सर प्लीज प्लीज एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, प्लीज एक बार तो सुन लीजिए मेरी बात को। रुद्र ने भी एक नजर नील की तरफ घूर कर देखा तो नील ने भी उसे आंखें दिखाई और फिर रुद्र बोलता है कि आओ आओ बताओ क्या जरूरी काम है तुम्हें, जो इतना ज्यादा सिर पर नाच रही हो तुम? किट्टू भी अंदर आ गई और उसने 2 फाइल रुद्र के सामने रखी और बोली कि सर वो लड़का, वो जो अकाउंटेंट था, उसने बहुत सारी अफरा तफरी कर दी है, करीब 4 करोड़ की। यह सुनकर तो नील और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर रुद्र ने फिर से किट्टू से कहा कि और तुमने उसकी चोरी पकड़ ली? तो किट्टू बोलती है कि जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, सच कह रही हूँ मैं आपसे। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, पिछली बार हमारी कंपनी को, मतलब आपकी कंपनी को 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और फिर अब इसने 12 करोड़ का प्रॉफिट ही दिखाया है। जैसे ही अब किट्टू ने ये सारी बातें बोली, रुद्र एकदम से सीरियस हो गया था और उसके चेहरे पर भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो किट्टू की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। किट्टू ने भी रुद्र को फाइल दिखाते हुए अच्छे से सारी चीजें बता दिया था कि जो अकाउंटेंट पहले था उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है उनकी कंपनी के साथ, किसी छोटी मोटी अमाउंट का नहीं बल्कि पूरे 4-5 करोड़ का फ्रॉड किया है। सारी बातें सुनने के बाद रुद्र बोलता है कि ठीक है, मैं खुद देख लूंगा, आप तुम जाओ। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो एकदम से लड़खड़ा जाती है और धड़ाम से रुद्र के कैबिन में ही गिर पड़ती है। नील एकदम से उठने को हुआ तो रुद्र ने उसे फिर से आंखें दिखा दी और
किट्टू को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद जिस वजह से जिस पैर में उसके चोट लगी थी उसी पैर से उसे दोबारा से चोट लग गई थी। फिर वो जैसे तैसे एकदम से खड़ी होती है और उसके आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। उसने पलट कर भी नहीं देखा था क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रुद्र उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही उसे हेल्प करने के लिए किसी को बुलाएगा। वो जैसे तैसे उठकर अपनी फाइल को उठाती है, अपने दुपट्टे को संभालती है और अपनी आंखों में पानी लेकर रुद्र के कैबिन से धीरे धीरे चली गई। लेकिन उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने कैबिन में आती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। उसने भी अपने पैर को देखा तो थोड़ी देर में ही उसकी एकदम से सूजन आ गई थी। किट्टू भी अपने पैर को पकड़ते हुए जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी। आंसू से ज़्यादा तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसे वो किसी को भी नहीं दिखाती थी। सच में किट्टू अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोती थी। और तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है तो सामने शुभ और निहाल खड़े हुए थे। दोनों ही जल्दी से अंदर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है किट्टू, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो। और इतना कहकर निहाल ने भी किट्टू का पैर पकड़ लिया। किट्टू बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज़ मेरा पैर छोड़ दीजिए मेरा पैर, बस थोड़ी सी चोट लग गई है और कुछ भी नहीं। निहाल बोलता है कि दिखाओ मुझे कितनी चोट लगी है। इतना कहकर उसने भी अब उसके पैर को हल्का सा रब किया और बोला कि तुम्हारा पैर तो एकदम से सूज गया है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अभी तुम्हारा इस पे ट्रीटमेंट होगा तो सही हो जाएगा। किट्टू ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर निहाल के हाथ में अपना पैर छुड़वाया और बोली कि नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक हो जाएगा अपने आप ही, प्लीज़ प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। तो निहाल बोलता है कि पागल तो नहीं हो गए तुम, बिल्कुल पागल हो तुम, देखो कितना ज़्यादा सूज गया है तुम्हारा पैर और तुम कह रही हो ठीक हो जाएगा। किट्टू बोलती है कि मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ चले जाइए आप, मुझे थोड़ा सा काम करना है। निहाल और शुभ दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर दोनों ने ही ना में अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से चले गए। दोनों ही सीधा रुद्र के कैबिन में आते हैं और हैरानी से रुद्र और नील को देखने लगते हैं। रुद्र ने भी अपना गेटअप चेंज कर लिया था और उसने भी दाढ़ी मूछ लगाकर एकदम से अपना हुलिया बदल लिया था। दोनों ही अब पूरी तरह से सरदार की तरह लग रहे थे। और फिर निहाल उन दोनों को देखकर बोलता है कि भाई साहब आप दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरे रुद्र भाई का कैबिन है। और ये सुनते ही नील ने निहाल के गाल पर एक चांटा धरा और बोला कि मैं नील हूँ। और रुद्र ने भी अपना कोट ठीक करते हुए बोला कि मैं भी चांटा मारकर बताऊं या फिर समझ जाएगा तू। तो निहाल ने भी हैरानी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और तभी नील ने कहा कि क्या हुआ है, उसके पैर में ज़्यादा चोट लगी है क्या। तो शोभू बोलता है कि हाँ भैया पूरा पैर सूज गया है उसका, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती है। हम दोनों ने बहुत कहा है लेकिन उसने हमें अपने कैबिन से जाने के लिए कह दिया और डॉक्टर के पास भी जाने के लिए मना कर दिया है। लेट हो रहा था इसीलिए हम भी यहाँ पर आ गए। नील को अब किट्टू की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी और तभी रुद्र बोलता है कि चल अब चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। किट्टू से ज़्यादा उस अशोक चौहान की बैंड बजाना जरूरी है हमारे लिए। इतना कहकर वो चारों ही भाई कैबिन से निकल कर चले जाते हैं। सबसे पीछे रुद्र था। रुद्र ने भी हल्का सा झांक कर किट्टू की कैबिन की तरफ देखा तो किट्टू की आंखों में बहुत ज़्यादा पानी था और वो अपने पैर को रब कर रही थी, हल्के हल्के से दबा रही थी और उसका पैर भी बहुत ज़्यादा सूजा था। रुद्र को भी कहीं ना कहीं अब किट्टू के दर्द को नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने भी अपने दिल में आए हुए ख्यालों को जल्दी से झटका और तेज कदमों के साथ कॉरिडोर से होता हुआ अपने भाइयों के पीछे पीछे चला गया। अगले 1 घंटे में वो चारों ही भाई अशोक चौहान के घर के बाहर खड़े हुए थे। चारों के गले में एक बड़ा सा कार्ड था। नील भी अपनी दाढ़ी चिपकाते हुए बोलता है कि सच में मैं पहचान में तो नहीं आ रहा हूँ यार, कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। तो शुभ और निहाल दोनों ने ही नाम में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ और निहाल दोनों के ही हाथ में अपना अपना लैपटॉप था। दोनों ही अशोक चौहान का मोबाइल हैक करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वहीं रुद्र खुद को आईने में देखकर बोलता है कि वैसे पहचान में तो मैं भी नहीं आ रहा हूँ और वैसे इस लुक में अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। तभी शुभ ने कहा कि हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल रॉकी भाई लग रहे हो, बिल्कुल रॉकी। चारों ही अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी रुद्र बोलता है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अंदर जाकर जरा सा भी नहीं डरेगा, कॉन्फिडेंट के साथ अंदर जाएंगे और अपना काम करके बाहर आ जाएंगे। फिर उसने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि कितना टाइम चाहिए होगा तुम दोनों को अंदर। तो शुभ बोलता है कि मुझे 15 मिनट। निहाल ने कहा कि मुझे तो यार 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। तो नील बोलता है कि 20-25 मिनट नहीं है हमारे पास, जितनी जल्दी हो सके उसके मोबाइल को हैक करना और फिर वीडियो को डिलीट करना, समझे तुम दोनों। वहाँ पर जाकर अपनी खिचड़ी मत पकाने लगना।
डरना बिल्कुल भी। तो निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वीडियो डिलीट करनी है। रुद्र ने कहा कि उसके मोबाइल में जितनी भी वीडियो होंगी ना, सारी की सारी डिलीट कर दो। निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले ही पल शुभ बोलता है कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है भैया, अंदर से दिल बहुत ज्यादा डर रहा है। तो नील ने भी अब शुभ की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि तेरा ही आइडिया था ना ये, फिर अब तुझे ही घबराहट हो रही है? तू क्या पागल है क्या? बिल्कुल पागल है तू, हम सबको पिटवाएगा अंदर जाकर। निहाल बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही करता है, टेंशन मत लो आप लोग, चलो अब अंदर चलते हैं। तो रुद्र भी एक बार फिर से बोलता है कि डरना बिल्कुल भी मत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखे तो फिर बजाना शुरू कर देना सबको, बाकी तेरा भाई संभाल लेगा, समझ गए ना तुम लोग। इतना कहकर रुद्र भी आगे आगे चला गया और फिर उसके पीछे पीछे नील और उसके दोनों ही भाई शुभ और निहाल भी एक दूसरे को देखते हुए चल रहे थे। निहाल बोलता है कि यार माँ को पता चल गया ना तो फिर चूहे के कमरे में बंद कर देंगी फिर से, और मैं ना बहुत ज्यादा डरता हूँ, तुझे तो पता ही है ना। शुभ भी निहाल की इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेट होता था, वो भी दांत पीसते हुए बोला कि तू पागल है क्या यार, मैं तो नहीं हूँ ना तेरी तरह पागल, चूहे के कमरे में बंद कर देंगी, बस यही कहता रहता है। इतना कहकर वो तेज कदमों से अपने भाइयों के पीछे पीछे चला गया और फिर चारों ने ही अच्छे से सूट पहना हुआ था। रुद्र ने भी अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और चारों ही अब धड़धड़ाते हुए अंदर आ जाते हैं। अशोक चौहान इस वक्त सिटिंग एरिया में बैठा हुआ एक फाइल को पढ़ रहा था, वो अपनी नजरें अपनी फाइल में गड़ाए था। रुद्र भी सीधा अंदर गया और बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं हम। ये सुनकर तो अशोक चौहान ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फाइल को बंद कर दिया और फिर हैरानी से उठकर उन चारों ही की तरफ देखने लगता है। तो रुद्र ने भी अपना कार्ड दिखाते हुए कहा कि सीनियर ऑफिसर मरेंद्र दियोल। नील ने भी अब अपना कार्ड दिखाया और बोला कि जितेंद्र। निहाल ने भी अपना कार्ड दिखाते हुए कहा कि अमिताभ, और शुभ ने भी अब अपना कार्ड दिखाया और बोला कि रजनीकांत। रजनीकांत सुनते ही तीनों ही भाइयों ने शुभ की तरफ हैरानी से देखा और फिर नील अपने मन ही मन बोलता है कि अबे तुझे तो हमने विनोद खन्ना बनाने के लिए कहा था ना, तो फिर तू ऐसे रजनीकांत कैसे बन गया साले। तो वहीं शुभ ने भी नील की तरफ देखा और फिर धीरे से अपने कार्ड को देखा जिसमें विनोद खन्ना लिखा हुआ था। शुभ भी अपने मन ही मन नील की तरफ देखकर हल्के से बोलता है कि यार भूल गया भाई, मैं अब रजनीकांत ही याद रहता है, तो फिर अब मैं क्या करूं, मेरा तो फेवरेट रजनीकांत ही है ना। तो नील ने भी अपनी नजरें शुभ से हटाई और फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि तुझे तो मैं ऑफिस चलकर देखता हूँ, तुझे आज इतना पीटूंगा ना कि तू अपना नाम हमेशा की तरह विनोद खन्ना ही रखेगा। नील ने भी अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे और अशोक चौहान की तरफ आंखों में आंखें डालकर देखकर बोलता है कि तो मिस्टर अशोक चौहान, हमें ऑर्डर है कि हम आपके घर की तलाशी लें, आपके पास बहुत सारा काला धन जमा हुआ है। अशोक चौहान तो हैरानी से अब चारों की तरफ देख रहा था और उसके दिल की धड़कनें भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने भी घबराहट में उन लोगों को कार्ड ठीक से चेक भी नहीं किया था और ना ही घबराहट की वजह से तलाशी लेने के ऑर्डर्स के पेपर्स को देखा था। इतने में ही रुद्र ने फिर से थोड़ा कड़कती हुई आवाज लगाते हुए कहा कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अंदर आ जाइए आप लोग। जैसे ही रुद्र ने ये बात बोली तो दो हट्टे कट्टे 6 फुट के मुझचंडे लड़के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों कोई और नहीं थे, जय और वीरू थे। जय और वीरू प्रताप फैमिली के वफादार बॉडीगार्ड्स थे, जो हमेशा के लिए उनकी कंपनी के लिए और उनके फैमिली के लिए काम करते थे। दोनों ही पुश्तैनी हवेली में ही रहते थे और आज रुद्र को उन दोनों की जरूरत भी पड़ती है तो फिर वो दोनों ही शहर आ जाते हैं। दोनों ही भाई थे और दोनों ही का रंग हल्का सा सांवला था, देखकर ही ये पता चलता था कि दोनों ही एक दूसरे के सगे भाई हैं। रुद्र ने भी जय वीरू की तरफ देखा और थोड़ा तेज आवाज में कहा कि अक्षय और सुनील, इस घर में बहुत सारा काला धन जमा हुआ है, ढूंढो, हर एक चीज को अच्छे से छानबीन मारो यहाँ पर। दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। अशोक चौहान तो आंखें फाड़ी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था, उसकी तो जैसे सांसें ही उसके गले में अटक गई थी। तो वहीं शुभ भी लैपटॉप लेकर सोफे पर आराम से आकर बैठ गया था और निहाल वो भी एक टेबल पर लेकर अशोक चौहान के एकदम से पास में ही खड़ा हुआ था। तो नील और रुद्र दोनों ही हाथ बांधकर अशोक चौहान की तरफ देख रहे थे और फिर दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक दूसरे एक के डायरेक्शन में चले जाते हैं। रुद्र भी सीधा जैक के पास गया और फिर उसके कान में धीरे से बोला कि जितना भी तोड़ सकते हो सारा का सारा सामान तोड़ दो, इस घर को इतना बर्बाद करो कि इसके मरम्मत में भी इसके कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो लगे ही जाए। तो जय ने भी हमें अपनी गर्दन हिला दी। वहीं नील भी अब वीरू के पास गया और फिर वो दोनों ही एक दीवार को
तोड़ने लगते हैं और फिर दोनों को कुछ भी मतलब नहीं था उस दीवार का तोड़ने का। बस वो तो अशोक चौहान के घर को अच्छे से तहस-नहस करना चाहते थे। वो पूरी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ों को एकदम से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। आखिरकार अशोक चौहान ने भी तो उनके मम्मी-पापा के बसे-बसाए घर को तहस-नहस कर दिया था। उन दोनों ही पति-पत्नी को एक दूसरे से अलग कर दिया था और देखते ही देखते चारों ही उस घर को तोड़ रहे थे और एक से एक महंगी से महंगी शोपीस को उठाकर जमीन पर जानबूझकर मार रहे थे। डाइनिंग टेबल से लेकर दीवार पर टंगी हुई सारी पेंटिंग्स को चारों ने ही मिलकर तोड़ दिया था। रुद्र का गुस्सा तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने तो अकेले नहीं आधे से ज्यादा घर तहस नहस कर दिया था। तो वहीं शुभ और निहाल भी स्क्रीन पर अपनी उंगलियां लगातार चला रहे थे। शुभ ने एक नजर नील की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कह दिया कि काम होने वाला है। तो नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अगले ही पल नील ने भी वहीं पर रखा हुआ एक बड़ा सा शो पीस उठाया और उसे जोर से जमीन पर मार दिया, जिससे वो एकदम से चकनाचूर हो जाता है। और अशोक चौहान तो हैरानी से नील की तरफ देखा जा रहा था। उसे भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि उसका घर पूरी तरह से नहस हो रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और देखते ही देखते चारों ही भाइयों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी है, बल्कि कुछ गुंडों ने आकर उसके घर में तोड़ फोड़ मचाई है। और फाइनली शुभ ने भी स्क्रीन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। और फिर वहीं निहाल ने भी अब अपने टैब को बंद किया और फिर नील की तरफ देखने लगता है। इस वक्त दोनों ही भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नील और रुद्र भी अब आगे आते हैं और अशोक चौहान की तरफ देखकर थोड़ा सख्त आवाज में, कड़कती हुई आवाज में बोलते हैं कि शायद हमसे कोई गलत फहमी हो गई है। हमें यहाँ पर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपके घर में काला धन इकट्ठा है। हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हमें आपसे माफी है, हम आपसे माफी चाहते हैं। इतना कहकर वो सारे ही भाई वहां से जाने लगे। तभी अशोक चौहान तो आंखें फाड़े बस उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। ये अशोक की पहली हार थी जिसका पता अशोक को भी नहीं चला। उसे तो पता भी नहीं था कि प्रताप ब्रदर्स उसके घर में आए हैं और उसे मात देकर चले गए। वो तो अभी भी अपने आप को ही गुनाहगार की तरह देख रहा था। उन सब के जानने के बाद अशोक धड़ाम से जमीन पर बैठ गया और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि क्या था ये सब, और कौन थे, और ये सब कुछ क्या हुआ है मेरे साथ, किसने ये दी है इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पैसों को पूछताछ तो नहीं करेंगे, मेरे पैसे के पीछे तो नहीं पड़ जाएगी ना इनकम टैक्स। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास बहुत सारा इलीगल पैसा है, बहुत सारी इलीगल प्रॉपर्टी भी है। यही सब सोचते सोचते अशोक चौहान के चेहरे के रंग एकदम से बदल गए थे। तो वहीं वो सारे भाई बाहर आते हैं और सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। नील ने भी जय वीरू की तरफ देखा और कहा कि तुम पुश्तैनी हवेली अभी के अभी निकलो और जब तक मैं ना बुलाऊं ना वहां पर मत आना अब तुम। तो जय और वीरू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तभी जय ने धीरे से कहा कि सर सीधा पुश्तैनी हवेली ही जाना है ना। तो नील ने भी मुस्कुरा कर जय की तरफ देखा और कहा कि नहीं, पहले अपनी जिया के दर्शन कर सकता है तो उसके बाद तू पुश्तैनी हवेली चले जाना, लेकिन हाँ आज के आज ही पुश्तैनी हवेली पहुंचना है तुझे। शहर में तुम दोनों देख ना जाओ। दोनों ही ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर दोनों ही भाई गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शुभ भी अब अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और तीनों ही भाई गाड़ी में आराम से बैठे हुए थे और तीनों के चेहरे ही एकदम से बता रहे थे कि आज वो तीनों कितना ज्यादा खुश हैं। शुभ भी अब अपने तीनों ही भाइयों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तीनों ही अशोक चौहान के घर की बात करते करते बहुत ज्यादा हंस रहे थे। रुद्र भी बोलता है कि वैसे शुभ तूने ना पक्का उसके फोन से सारी वीडियो को डिलीट कर दिया है ना। तो शुभ ने भी कहा कि हाँ हाँ भाई कर दी है, सारी वीडियो मैंने डिलीट कर दी है। अब उसने वीडियो कहीं और सेव कर रखी होगी तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर उसके मोबाइल में कोई भी वीडियो नहीं है, उसके फ़ोन की तो सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। और तभी निहाल ने भी एक टैप रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो भाई इसे भी तोड़ दो। और रुद्र बोलता है कि ये किसका लैपटॉप है। तो निहाल ने कहा कि अरे उसी अशोक चौहान का, वीडियो सेव होगी ना तो फिर इसी में ही होगी, इसे भी तोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। तो रुद्र ने भी लैपटॉप लिया और फिर उसे तोड़ा नहीं, उसे खोलकर उसमें वीडियो चेक करने लगा। उसने सारा लैपटॉप छान मारा था, जीमेल आईडी से लेकर अशोक चौहान की पर्सनल फाइल तक की, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अब उस टैब में कोई नंबर तक सेव नहीं था। मगर फिर भी रुद्र कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि बात उसके पापा की थी और उसकी मम्मी की थी। अगले ही पल उसने भी लैपटॉप गाड़ी से बाहर सड़क पर फेंक दिया और थोड़ी ही देर में एक ट्रक आया और उस लैपटॉप पर चढ़ा दिया। और उस लैपटॉप का तो जैसे एकदम से चूरा निकल गया था, वो एकदम से चकनाचूर हो जाता है। चारों ही भाइयों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और अब जाकर चारों ही भाइयों के दिल में बहुत ही ज्यादा सुकून आया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उनकी फैमिली
फिर से एक साथ रहेगी। निहाल भी नील की तरफ देखकर बोलता है कि वैसे आपने बताया नहीं कि आखिरकार इसमें कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसे आप इतना ज़्यादा डिलीट करने के लिए पागल हो रहे थे। नील बोलता है कि तेरा जानना ज़रूरी नहीं है, जितना कहा है बस उतना ही करो। तुम दोनों बस अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाया करो, समझे तुम दोनों। और हाँ, कल से तुम दोनों की किट्टू के साथ ट्रेनिंग होगी, तो जरा सा बिजनेस पर भी अब ध्यान लगा लो। सारा बिजनेस हम लोग ही थोड़ी ना संभालेंगे। किट्टू का नाम सुनकर रुद्र को तो वो पल एकदम से याद आ गया था जब किट्टू अपना पैर पकड़कर उसे रब कर रही थी और उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। रुद्र बोलता है कि शुभ, गाड़ी रोको, मुझे किसी काम से इम्पोर्टेंट बाहर जाना है। तो शुभ ने भी गाड़ी रोक दी और बोला कि कहाँ जाना है भाई आपको। रुद्र ने कहा कि है कोई जरूरी काम। इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गया और फिर शुभ भी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक और गाड़ी आती है। रुद्र उसमें बैठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जय ने भी गाड़ी जिया के हॉस्पिटल के बाहर आकर रोकी थी और वो जैसे ही उतरने को हुआ, वीरू ने कहा कि भाई नील सर ने मना किया है, मत जाओ प्लीज। जय बोलता है कि लेकिन उन्होंने ही तो कहा था ना कि मैं अपने जिया के दर्शन करके जा सकता हूँ। तो वीरू बोलता है कि सोच लो आप, कहीं ऐसा ना हो कि नील भैया गुस्सा हो जाए और आपको बहुत ज्यादा डांटे। तो जय बोलता है कि अरे यार कुछ भी नहीं होगा, तू ना टेंशन मत ले, तू बैठ यहाँ पर, मैं बस अभी एक बार जिया को देख कर आता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। वैसे भी 2 साल हो गए हैं, उसकी शक्ल नहीं देखी है और हम दोनों मिले भी नहीं है कितने 2 सालों से। इतना कहकर जय भी अब गाड़ी से उतर गया, लेकिन जय के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा परेशानी थी और जय के चेहरे पर बहुत ज्यादा बेचैनी साफ दिख रही थी कि वो जिया को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है और उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने सालों के बाद वो जिया को देखने जा रहा है। वो भी तेज कदमों से अब कॉरिडोर से होता हुआ सीधा जिया के कैबिन के बाहर आ गया था, लेकिन अब उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा हिम्मत करके जिया के कैबिन का दरवाजा खोला तो जिया ने भी आंख उठाकर देखा तो जय को देखती रहती है। जय व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कुछ देर तक तो जिया की पलकों को झपकना एकदम से वो भूल गई थी। तभी जय ने भी मुस्कुराकर कहा कि कैसी हो डॉक्टर जिया। जिया भी अपने होश में वापस आती है और एकदम से खड़ी हो जाती है और हाथ बांध कर बोलती है कि बिना परमिशन अंदर कैसे आए तुम। तो जय भी अब अंदर आ ही चुका था, उसने भी दरवाजा बंद कर दिया और फिर जिया के सामने जाकर बोला कि देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, इसीलिए सीधा अंदर आ गया। वैसे भी जब मैंने तुम्हें प्यार किया था तब तुम्हारी परमिशन नहीं ली थी तुमसे, तो फिर अब तुम्हारी परमिशन लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, इसीलिए कोई परमिशन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर अंदर आने की। जिया भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि निकलो निकलो यहाँ से अभी के अभी, चलो निकलो जल्दी से मेरे कैबिन से, बहुत हो गया है तुम्हारा। जय भी थोड़ा सा उदास मन से बोलता है कि तुम हमेशा इतनी रूडली बिहेव क्यों करती हो, हमेशा तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों रहती हो मेरे साथ, कभी तो प्यार से बात कर सकती हो मेरे साथ। यह बोलती है कि प्यार से, और वो भी तुमसे, तुमसे मैं प्यार से बात करूंगी? तुम अपना एक तरफा प्यार लेकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और अपने प्यार की पोटली बनाओ, जेब में रखो और निकलो यहाँ से। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, समझे तुम, इससे पहले कि मेरा दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाए, निकल जाओ तुम मेरे कैबिन से। जय भी थोड़ा सा गुस्से से मुंह बनाता हुआ बोलता है कि यार तुम ठीक से बात भी नहीं कर सकती हो क्या? 2 साल के बाद तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, 2 साल के बाद तुम्हारे सामने आया हूँ, पहले से ही थोड़ा सा मोटी भी हो गई हो तुम, गाल भी फूल गए हैं तुम्हारे, अच्छी तो लग रही हो और वैसे भी पिंक कलर सूट करता है तुम पर, बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो पिंक कलर में तुम। पर तुमने ये बाल क्यों बांधे हुए हैं, खोल कर रखा करो ना इसे, अच्छी लगती हो तुम। जय की बात सुनकर तो जिया भी मन ही मन मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गुस्सा होकर बोलती है कि जय बाहर जाओ अभी के अभी मेरे कैबिन से। जय बोलता है कि ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो करने के लिए आया हूँ वो तो कर लूँ। ये सुनकर तो जिया हैरानी से जय की तरफ देखने लगी और फिर जय एक कदम जिया की तरफ बढ़ा तो जिया भी एकदम से घबरा जाती है, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा घबराहट आ जाती है। जिया बोलती है कि जय वापस जाओ अभी के अभी, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो, जाओ दूर हटो मुझसे। जय बोलता है कि बताएं तो, जो करने के लिए आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा ना, इसीलिए तो तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। इतना कहकर वो जिया के थोड़ा सा और करीब आया और फिर जिया 2 कदम पीछे हटते हुए बोलती है कि जय मैं दादी से बोल दूंगी, तुम्हारी शिकायत कर दूंगी दादी से, वापस जाओ अभी के अभी। तो जय बोलता है कि घर में सबको पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिया बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं सबसे ही पूछूंगी कि क्या उन्होंने ही बताया है कि तुम मुझे परेशान करते हो, क्या उन्हें पता है कि तुम मुझे यहाँ पर आके किस करते हो। जय थोड़ा सा और जिया के करीब आया और फिर जिया अब दीवार से जाकर लग जाती है। जय ने भी जिया के चेहरे पर हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लिया और फिर जिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। जय थोड़ा सा उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि जिया जब मैंने तुमसे प्यार किया था ना, तब मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और एक काबिल डॉक्टर भी हो। मैंने खुद को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, बहुत ज्यादा अपने पैरों को पीछे खींचा था, मगर लेकिन ये दिल तो मानता ही नहीं है, ये तो तुमसे
प्यार कर बैठा। खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश भी कर ली है मैंने, लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे। पर यकीन मानो, अगर तुम किसी अच्छे इंसान से शादी करोगी ना, तो मैं अपने प्यार को इस खूबसूरत से मोड़ पर ही छोड़ दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा अगर तुम अपने जैसे किसी काबिलियत इंसान से शादी करोगी तो। जब तक तुम किसी और के साथ बंध नहीं जाती हो ना, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। इतना कहकर जय 2 कदम पीछे हट गया और फिर जिया हैरानी से जय की तरफ देखने लगती है। जिया ने भी अपना सलाइवा गटका और बोलती है कि जाओ यहाँ से। इतना कहकर जिया भी पलट गई और जय ने भी जिया को पीछे से अपने गले लगा लिया और उसके कान को हल्का सा चूम कर बोलता है कि बाय। अब पता नहीं दोबारा कब मिलूंगा तुमसे, मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं, कब मुझे नील भैया हमेशा के लिए शहर बुलाएंगे और कब मैं तुम्हारे पास ऐसे ही रहूंगा, कब तुम्हें ऐसे ही देखूंगा मैं। थोड़ी ही देर में जय ने भी जिया को छोड़ दिया और फिर उसके कैबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और फिर उसने भी अपना सर टेबल पर रख लिया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कुछ याद आ जाता है। तो दोस्तों, कल इसमें दिखाया जाएगा आपको फ्लैशबैक जय और जिया की लव स्टोरी का। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।